कुरोबन एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की का साथ महसूस नहीं किया। मैजिक एकेडमी में सब उसे कमजोर समझते हैं और मकाबी और उसके दोस्त हमेशा उसे परेशान करते हैं। इजुमिया स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। जब वह कुरोबाने का मजाक उड़ाते हुए देखती है तो वह उसकी मदद करने के बारे में सोचती है, लेकिन अब हमारे लड़के को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अचानक से कुरोबाने एक बेकार लड़का नहीं रहा और वह बन गया बहुत ताकतवर और निर्दयी। अब जिसने भी उसे कमजोर समझकर परेशान किया था उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और अब और इजुमिया को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वह अपनी नंबर 1 की जगह न खो दे और शायद उसे इस बेकार लड़के से प्यार न हो जाए। हमारी कहानी एक बुरी तरह जख्मी डीमन किंग से शुरू होती है जो लियोन क्लाइन को हराने के लिए अपना सबसे ताकतवर स्पेल तैयार कर रहा है और डर के मारे अपने दुश्मन को घूर रहा है। वह मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है कि यह सब खत्म होने वाला है और वह दद एक बहुत बड़ा फायरबॉल सीधा लियोन की तरफ फेंकता है, लेकिन लियोन बस वहां खड़ा रहकर शांति से उसे अपने पास आते हुए देखता है। लियोन उस अटैक को रोकने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक आइस स्पेल चलाता है। इंसानियत की आखिरी उम्मीद होने के नाते यह उसका फर्ज है कि वह दुनिया को डीमन किंग बेल्फार के जुल्म से आजाद करे। उस अटैक को रोकते हुए भी लियोन को पलटकर अटैक करने का एक कमजोर मौका दिखता है, इस बात का फायदा उठाते हुए कि डीमन किंग का ध्यान भटक गया है और उसे लियोन का कुछ पता नहीं चल रहा। वह मेज अपना पैर जमीन पर मारता है और उस फायरबॉल के ठीक नीचे बर्फ की तीखी दीवार खड़ी कर देता है। अटैक करने में ज्यादा ध्यान होने की वजह से बेल्फार लियोन की चाल को समझ नहीं पाता और उसका बचाव बिल्कुल कमजोर हो जाता है। डीमन किंग के अंदर बर्फ के दर्जनों तीखे भाले घुस जाते हैं और मरने से पहले वह अपने मारने वाले को आखिरी बार गुस्से से देखता है। बेल्फार गुस्से में चिल्लाता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है और फिर वह पूरी तरह गायब हो जाता है। लियोन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में जीत गया है, लेकिन वह चैन की सांस लेता है यह जानकर कि अब खतरा हमेशा के लिए टल गया है। लियोन के हाथों डीमन किंग बेल्फार के हारने के बाद दुनिया में फिर से शांति आ जाती है। कुछ दिन बाद टेनोरी ऑर्फनेज में जहां वह मेज बड़ा हुआ था एक घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी थी ताकि वह वहां से निकल सके। लियोन को रॉयल कासल जाना था। जब वह ड्राइवर से बात कर रहा होता है तभी एक छोटी लड़की अपने टेडी बेयर को पकड़े हुए उसके पास भागकर आती है, उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। लियोन नीचे बैठकर उसे समझाता है कि उसे एक जरूरी काम से बुलाया गया है और अपनी छोटी बहन से कहता है कि वह एक अच्छी बच्ची बनकर उसका इंतजार करे। वह उसके सिर पर हाथ फिराता है और वापस आकर उसे मैजिक सिखाने का वादा करता है। कुछ घंटों बाद लियोन रॉयल पैलेस के थ्रोन रूम में जाता है जहां किंग और प्रिंस शार्क उसका स्वागत करते हैं। उनके सामने घुटनों पर बैठकर वह मेज किंग को प्रणाम करता है और कहता है कि उन्हें मिले हुए बहुत समय हो गया है। अचानक एक जानी पहचानी लड़की की आवाज आती है। पीछे घूमकर लियोन देखता है कि वहां प्रिंसेस सीरा खड़ी है। वह उसके हाथ को चूमता है और किंग बताते हैं कि उन्होंने उसे पड़ोसी राज्य से खास इसी मीटिंग के लिए बुलाया है। किंग बताते हैं कि जैसे ही सारा को पता चला कि लियोन कासल आ रहा है वह जितना जल्दी हो सके यहाँ भाग कर आई। लियोन किंग से पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। किंग बताते हैं कि प्रिंस शार्क के मुताबिक पास में अभी भी एक ऐसी गुफा है जहां से मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। इस बात से हैरान होकर लियोन पूछता है कि अगर डीमन किंग पहले ही हार चुका है तो मॉन्स्टर्स अभी भी वहां क्यों हैं। किंग समझाते हैं कि इसी वजह से वे चाहते हैं कि लियोन वहां जाकर जांच करे, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि जो भी उस गुफा में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। किंग इस बात पे जोर देते हैं कि लियोन आम लोगों जैसा नहीं है और अगर वह अकेला भी जाएगा तो उसे कुछ नहीं होगा। आखिरकार उसने अकेले ही डीमन किंग को हराया था। लियोन इस बात से इनकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि इस मुश्किल से मिली शांति को बचाना उसकी जिम्मेदारी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो ऑर्फनेज में हैं। किंग के सामने झुकते हुए वह आदर के साथ गुफा की जांच करने की बात मान लेता है। इस जांच के बदले में किंग ने लियोन से वादा किया कि वे प्रिंसेस सीरा के साथ उसकी शादी के बारे में सोचेंगे, जिस बारे में उन्होंने हाल ही में बात की थी। अपने पास खड़ी शर्माती हुई प्रिंसेस को देखकर लियोन बस अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। किंग बिल्कुल नहीं बदले थे, लेकिन उस जैसे लड़के के लिए एक प्रिंसेस से शादी करना अभी भी एक सपने जैसा लग रहा था। थ्रोन रूम के अंदर वहां खड़े 4 लोगों में से एक इंसान किंग के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। किंग ने अपना हाथ हिलाते हुए लियोन को उस रात कासल में रुकने के लिए कहा और बताया कि प्रिंस शार्क को पता है कि गुफा कहाँ है और वह अगली सुबह उसे वहां ले जाएगा। अगले दिन जब लियोन गाड़ी में अपना सामान रख रहा था तभी शार्क और उसके सैनिक वहां आए। प्रिंस ने देर होने के लिए माफी मांगी। वह मुस्कुराया और उसने लियोन से हाथ मिलाया और कहा कि इस जांच में साथ काम करके उसे बहुत खुशी होगी। लियोन ने भी उससे हाथ मिलाया और उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद वे लोग गुफा के पास पहुंच गए। शार्क ने पत्थर की एक दरार की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब था कि मॉन्स्टर्स शायद अंदर ही हैं। अंधेरे में देखते हुए लियोन ने कहा कि उन्हें ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। वह जगह बहुत अजीब लग रही थी, जहां हर तरफ बड़ी बड़ी जड़ें उगी हुई थीं और उनसे गुफाओं का एक जाल बन रहा था। आसपास देखते हुए लियोन को कुछ अजीब लगा और उसने सोचा कि क्या इस जगह के असर की वजह से ही लोग गायब हो रहे हैं। वह शार्क को सावधान करने के लिए घूमा, लेकिन प्रिंस चुपके से उसके पीछे आया और उसने अपनी तलवार सीधा लियोन की छाती के पार कर दी।
जख्म ऐसा नहीं था कि वह तुरंत मर जाए, लेकिन लियोन चलने के काबिल नहीं रहा और घुटनों के बल गिर गया। उसे समझ आ गया कि तलवार पर जहर लगा था। पीछे घूमकर उसने देखा कि शार्क बिना किसी दुहक के अपनी तलवार से खून साफ कर रहा है। लियोन ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, और प्रिंस ने नफरत से कहा कि यह उसकी मौत की जगह है। शार्क ने कहा कि लियोन प्रिंसेस सैरा के बहुत करीब आकर उसके रास्ते में आ रहा था और उस जगह को ले रहा था जो असलियत में उसकी थी। गुस्से में लियोन चिल्लाया कि यह पागलपन है और उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो बस ऑर्फनेज के बच्चों के लिए अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस ने अपना चेहरा छुपाया और जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी। फिर उसने बताया कि वे बच्चे पहले ही मर चुके हैं, और उसने लियोन के चेहरे पर कोई चीज फेंकी। लियोन ने हैरानी से उस टेडी बेयर के टूटे हुए टुकड़े को देखा जो उसकी छोटी बहन का था। शार्क ने बताया कि उसने पिछली रात को ही पूरे ऑर्फनेज को सभी लोगों के साथ जलाकर राख कर दिया था, और फिर उसने आराम से उस खिलौने के सिर पर अपना पैर रख दिया। प्रिंस ने आगे कहा कि अगर लोग इस गायब हीरो को ढूंढने लगेंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, और एक गंदी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब वे सब साथ में जन्नत जा सकते हैं। इस भयानक सच्चाई का सामना करते हुए लियोन की आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ दिख रहे थे। इससे पहले कि वह चिल्ला भी पाता, प्रिंस ने उसकी छाती पर जोर से लात मारी। जहर की वजह से बेजान होकर लियोन लाचार होकर उस गहरी खाई में गिर गया। शार्क ने उसका मजाक उड़ाते हुए अलविदा कहा और इंसाफ के हीरो को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। जब वह उस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में गिर रहा था तो लियोन का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह बस अपनी आने वाली मौत को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद वह गुफा के सबसे नीचे जा गिरा और वहां हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। बहुत समय बीत गया और फिर एक बूंद पानी की उसके चेहरे पर गिरी जिसने उसे जगा दिया। लियोन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसे समझ आया कि वह अभी भी गुफा में है और पानी के एक छोटे तालाब में बैठा है। उसने अपना हाथ हिलाया और उसे यकीन हो गया कि वह किसी तरह इस गिरने से बच गया है। तुरंत ही प्रिंस शार्क के धोखे की सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। यह समझते हुए कि उस कमीने की कही हर एक बात सच थी, लियोन ने निराशा में अपने मुक्के जमीन पर मारे और चिल्लाया कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने खुद को पानी से बाहर खींचा क्योंकि उसे पता था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वह जगह बहुत बड़ी थी और उसे नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। उसका ध्यान तब भटका जब उसके सामने एक अजीब बैंगनी रोशनी दिखाई दी। ठीक सामने एक अजीब और डरावनी ताकत के बीच एक मॉन्स्टर खड़ा था जो एक बड़े स्केलेटन कुत्ते जैसा लग रहा था। वह किसी दूसरी दुनिया का जीव था जैसा लियोन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने एक ही फायरबॉल सीधा उस पर चलाया और उसे तुरंत हरा दिया। लियोन उस जली हुई हड्डियों के पास गया ताकि समझ सके कि वह कौन सा जीव था। तभी उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई जिस पर लिखा था कि इन्फिनिट पैसेज का सीक्रेट क्वेस्ट 10 लाखवें प्लेयर ने पूरा कर लिया है। हैरान होकर उसने उस अजीब स्क्रीन को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे वैसा ही एक और मॉन्स्टर पैदा हो गया। अपना समय खराब न करते हुए लियोन ने एक और फायरबॉल से उसे जलाकर राख कर दिया। जब उसने वापस सिस्टम विंडो की तरफ देखा तो उसने ध्यान दिया कि अब वहां गिनती 2 हो गई थी। उसे समझ आ गया कि वह जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को हराएगा यह गिनती उतनी ही बढ़ती जाएगी। फिर भी उसका सबसे बड़ा काम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। गुफा में घूमते हुए लियोन को पानी का एक जरिया मिला जहां पुराने एडवेंचरर्स के स्केलेटन और उनके कवच पड़े हुए थे। उसे समझ आया कि ये वही लोग थे जिनके बारे में किंग ने बताया था कि वे गुफा में आने के बाद गायब हो गए थे। उन मृतकों के सामने घुटनों पर बैठकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि उसका हाल उन जैसा नहीं होगा। उस दिन से लियोन अपना सारा समय रास्ता ढूंढने और लड़ने में बिताने लगा। एक पूरा साल बीत गया और उसे अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। इस लगातार लड़ाई में खुद को संभाल कर रखने की एक ही वजह थी, और वह थी शार्क से बदला लेने की उसकी चाहत। जब भी वह मॉन्स्टर्स को हराने का एक नया टारगेट पूरा करता तो वह एक नया मैजिक स्पेल सीख जाता। जब उसने 1 लाख का टारगेट पूरा किया तो उसने डार्क मैजिक को अनलॉक कर लिया। पहले तो वह इसका इस्तेमाल करने से डर रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या असर होगा, लेकिन आखिरकार उसे समझ आ गया कि बदला लेने के लिए उसे इसी ताकत की जरूरत थी। आखिरकार उसके गिरने के बाद से 10 साल बीत चुके थे। लियोन ने मॉन्स्टर्स को हराने के सारे इनाम पा लिए थे और सीक्रेट मिशन को पूरा कर लिया था। उसने जिंदा रहने के लिए 10 लाख दुश्मनों को मार डाला था। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, एक अजीब आवाज ने उससे बात करना शुरू किया और उसे किसी को हराने के लिए कहा। जैसे ही उस आवाज ने यह कहा, उसके सामने सूरज की रोशनी दिखाई दी। अपनी आंखों को बचाते हुए लियोन ने एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सुनहरा दरवाजा देखा, और कोई रास्ता न होने की वजह से वह आगे बढ़ा ताकि उस दरवाजे के पार जाकर देख सके कि वहां क्या है। लियोन की आंख खुली तो उसने खुद को पानी में मुंह के बल गिरे हुए पाया। अपनी आंखें खोलकर वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और पानी में अपना चेहरा देखा जो एक ऐसे आदमी का था जिसे वह पहचानता भी नहीं था। हैरान होकर वह जल्दी से घूमा और देखने लगा कि वह कहाँ है। उसके आसपास की इमारतें अजीब थीं और उसकी पुरानी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थीं, जिस वजह से वह पूरी तरह परेशान हो गया। जब वह अपने आसपास को समझने की कोशिश कर रहा था तभी पास से एक आवाज ने उसे कुरोबन कहकर पुकारा, और वह इस बात से हैरान लग रहा था कि वह अभी भी होश में है। एक लाल बाल वाले आदमी ने कहा कि वह काफी मजबूत है और मार खाने के लिए एक अच्छा पंचिंग बैग है।
लियोन ने हैरानी से उन लोगों को देखा और पूछता है कि क्या वे उससे बात कर रहे हैं। परेशान होकर एक बड़े और तगड़े आदमी ने उसे चुप रहने और फालतू बातें न करने को कहा। वह गुंडा आगे बढ़ा, उसने लियोन का सिर पकड़ा और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा और उसे पानी में डुबाने लगा, जबकि वह लाल बाल वाला लड़का उसे सच में होश में आने के लिए कह रहा था। यह न समझते हुए कि वे क्या चाहते हैं, लियोन ने अपना बचाव करने का फैसला किया। उसने अपने हाथ फैलाए और अपने पानी के मैजिक को चालू किया और फ्लड स्कोर्ज नाम का एक स्पेल चलाया। उस फाउंटेन से पानी के बड़े बड़े खंभे ऊपर उठे, जिसने उस बड़े आदमी को दूर फेंक दिया। वह लाल बाल वाला लड़का भी जमीन पर गिर गया और गोल गोल घूमने लगा। जब वह गुंडा वापस खड़ा हुआ तो उसने लियोन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा देखा, जो उस लड़के से बिल्कुल अलग था जो चुपचाप उनसे मार खाता रहता था। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, जबकि मकाबी अभी भी जमीन पर बैठा लियोन को हैरानी से देख रहा था। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उस गुंडे ने सोचा कि अब उससे पंगा न लेना ही बेहतर है और उसने अपने दोस्तों को पीछे हटने को कहा। लियोन बस उन अनजान लोगों को भागते हुए देखता रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि चल क्या रहा है। तभी एक अजीब आवाज उसके पास आई, जिसने धीरे से कहा कि उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है, जबकि उसका मैजिक अभी दबा हुआ था। उस बैंगनी आग ने कहा कि उसे लियोन से यही उम्मीद थी। यह समझते हुए कि इस लड़के के पास बहुत से सवाल होंगे, वह आग अचानक ऊपर उठी और उसने किसी और जगह चलकर बात करने को कहा। लियोन उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे चलने लगा। वह आग आखिरकार रुकी और बोली कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वे यहाँ पहुंच गए हैं। उस उड़ती हुई चीज से इतनी तेज रोशनी निकली कि लियोन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो उसने एक छोटी नीले बाल वाली लड़की को देखा, जो एक मेज की तरह कपड़े पहने हुई थी, जो भागकर आई और उसके गले लग गई। खुश होकर उसने कहा कि उससे मिलना उसके लिए बड़े सम्मान की बात है, लेकिन लियोन ने जल्दी से उसे कंधे से पकड़ा और पीछे कर दिया। लियोन ने पूछा कि वह कौन है और क्या वह समझा सकती है कि चल क्या रहा है। उस लड़की ने माफी मांगी और अपना नाम लूना बताया, जो गॉडेस की एक मैसेंजर थी। हैरान होकर उसने पूछा कि वह किस तरह की मैसेंजर है। लूना ने समझाया कि उसने इस नाम को आसान किया है, पर असलियत में वह मरे हुए लोगों का रास्ता है। लूना ने बताया कि लियोन सच में मर गया था जब उसे गुफा में खाई से नीचे धक्का दिया गया था। उसने बताया कि वह अब एक दूसरी दुनिया में है और गॉडेस की ताकत से उसने यहाँ के एक लड़के के शरीर पर कब्जा कर लिया है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद लियोन को खुद को संभालने और सब समझने में थोड़ा समय लगा। लूना ने एक साथ इतना सब बताने के लिए माफी मांगी और कहा कि यह सब समझना आसान नहीं है। लियोन ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने अपने दिमाग को समझा लिया है। फिर उसने सोचा कि उसके मास्टर ने उसे इस दुनिया में क्यों भेजा है। लूना जवाब देने ही वाली थी, तभी उनके सामने एक तेज हरी रोशनी चमकी और एक बहुत बड़ा हरा दरवाजा दिखाई दिया। यह बिल्कुल उसी साइज का था जिसके अंदर से निकलकर लियोन इस डंजन से बाहर आया था। लियोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए लूना ने कहा कि यह पोर्टल बिल्कुल सही समय पर आया है और इससे उसके सवाल का जवाब मिल जाएगा। उस बड़े दरवाजे को देखकर उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ उसका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वह आगे बढ़ा और एक बार फिर उस रास्ते के पार चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे के पार कदम रखा, लियोन ने कुछ ऐसा देखा जो उसने 10 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। उसके ठीक सामने वही मॉन्स्टर खड़ा था जिससे उसने अपने प्लैनेट पर हीरो बनने से पहले लड़ाई की थी। इसमें कोई शक नहीं था। जो मॉन्स्टर उसकी तरफ भाग रहा था वह ग्रांसाउरोस था, जो डीमन किंग बेल्फार का एक पुराना सेवक था। ग्रांसाउरोस एक ऐसा दुश्मन था जिसे रोकना नामुमकिन था और उसके पास एक बहुत ही ताकतवर मैजिक बैरियर था। 10 साल पहले लियोन को अपनी पुरानी दुनिया में इस जानवर को हराने में 3 दिन से ज्यादा का समय लगा था। अब उसके पास इसका सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही लूना ने लियोन से अपना नया मैजिक इस्तेमाल करने को कहा और वादा किया कि इससे वह आसानी से जीत जाएगा। बात को तुरंत समझते हुए उसने अपने डार्क मैजिक को चालू किया। ठीक उसी समय ग्रांसाउरोस आगे बढ़ा ताकि उसे अपने बड़े जबड़ों से चबा सके, लेकिन जैसे ही लियोन ने डार्क माना को अपने शरीर में बहने दिया, उसके आसपास एक डरावनी ताकत पैदा हुई जो उस मॉन्स्टर तक पहुंच गई। उसने ब्लेसिंग रप्चर नाम का स्पेल चलाया और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन का वह बैरियर जो कभी नहीं टूट सकता था पूरी तरह टूट गया। लियोन ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसी ताकत होगी। अपने बचाव के टूटने के बाद वह मॉन्स्टर जितना जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। पता चला कि सिर्फ बैरियर तोड़ना ही डार्क मैजिक का काम नहीं था। एक ही झटके में लियोन ने क्लॉज ऑफ डेथ चलाया, जिसने उस जानवर की गर्दन को चीर दिया। ग्रांसाउरोस नीचे गिर गया और उसके पैरों के पास मर गया। एक ऐसा जानवर जो कभी डीमन किंग जितना ताकतवर था, उससे लड़ाई 30 सेकंड्स भी नहीं चली। लूना खुशी से झूम उठी और उसे इस जल्दी मिली जीत के लिए बधाई दी। इस बीच हैरान लियोन बस अपने हाथ को देखता रहा, जो अभी भी डार्क एनर्जी से घिरा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास इतनी ताकत है। जब गॉडेस की मैसेंजर खुशी मना रही थी, वह बस वहां खड़ा रहकर ग्रांसाउरोस की लाश को देखता रहा। फिर उसने उस खुश लड़की की तरफ देखा और थोड़े गुस्से में पूछा कि उसने उसे इस ताकत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लूना ने माफी मांगी और समझाया कि उसके लिए खुद अपनी आंखों से देखना बेहतर था कि यह ताकत उसकी पुरानी ताकत से कितनी अलग है। एक गहरी सांस लेते हुए लियोन ने कहा कि वह समझ गया। अगर उसे यहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब है कि डीमन किंग बेल्फार भी इस दुनिया में आने वाला है।
लूना ने उसके दिमाग की तारीफ की और समझाया कि जिस पोर्टल से वे अभी आए हैं वह बेल्फार के असर की वजह से ही बना था। उसने उसे सावधान किया कि अब यह दुनिया डीमन किंग के मॉन्स्टर्स के हाथों तबाह होने के खतरे में है। इससे लियोन को आखिरकार समझ आ गया कि गॉडेस ने उसे एक गाइड क्यों दिया और उसे इस जगह क्यों लाया गया। फिर भी उसने सोचा कि क्या बेल्फार ही अकेली वजह थी जिसके लिए उसे बुलाया गया था। ऊपर देखते हुए उसने पास ही एक बैरियर को चमकते देखा जिस पर एक जाना पहचाना निशान बना था। यह बिल्कुल वही निशान था जो उसने अपनी पुरानी दुनिया में देखा था, जो शार्क के हाथ पर बना टैटू था। लियोन को यह सोचकर ही बहुत गुस्सा आया कि शायद वह भी इस दुनिया में आ गया है। लूना उसे संभालना चाहती थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो उनके आगे के प्लान को खराब कर सकता था। लियोन से माफी मांगते हुए गॉडेस की मैसेंजर जल्दी से गायब हो गई ताकि उसके लिए कोई परेशानी खड़ी न हो। एक पल बाद पीछे से एक लड़की की आवाज आई जो उससे थोड़ा समय मांग रही थी। जब लियोन पीछे घूमा तो वह आने वाले को हैरानी से देखने लगा। उस अनजान लड़की ने पास आकर उसे हेलो कहा और पूछा कि क्या पास में कोई खुला हुआ पोर्टल है। लूना, जो लियोन के दिमाग के अंदर थी, उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने लियोन से अनजान बनने को कहा। उसकी बात मानते हुए उसने उस लड़की से कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। वह लड़की कुछ सोचने लगी और बड़बड़ाई कि यह अजीब है क्योंकि उसे पक्का लगा था कि पास में कोई पोर्टल है। लियोन के चेहरे को ध्यान से देखते हुए उसने अचानक उसे पहचान लिया और पूछा कि क्या वह वही स्टूडेंट है जो उन गुंडों के साथ रहता था। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बस अपना सिर झुकाया और माफी मांगने लगी। उसने बताया कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बहुत देर से समझ आया कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। मुस्कुराकर लियोन ने उससे कहा कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो उसे पहचानता भी नहीं था, लेकिन उसे लड़की का इतना साफ और सीधा बात करना तुरंत पसंद आ गया। एक बार फिर पक्का करने के बाद कि उसने कोई पोर्टल नहीं देखा है, लड़की ने बाय कहा और बताया कि उसे हॉस्टल वापस जाना है। जब वह थोड़ा दूर चली गई तो लूना अचानक सामने आई और उस लड़की की तारीफ करने लगी कि यह सच में कमाल है कि वह पोर्टल को महसूस कर सकती है। लूना ने आगे कहा कि लियोन को अभी उस ग्रुप का फ्लैग मिल गया है, इसका मतलब उनके रास्ते जल्द ही फिर मिलेंगे। जब लूना खुशी से बोले जा रही थी, लियोन बस उसे हैरानी से देखता रहा। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट हॉस्टल में लियोन जब अपने कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर गंदे मैसेजेस लिखे हुए बहुत सारे पर्चे चिपके हुए थे। वह उन गंदे मैसेजेस को देखकर एक ठंडी सांस लेता है, जबकि कॉरिडोर में खड़े बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में बातें करने और हंसने लगते हैं। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए लियोन को समझ आ गया कि उसकी हालत कितनी खराब है और उसने सोचा कि जो लड़की उसे पहले मिली थी वह शायद सबसे अलग थी। जैसे ही दोनों कमरे में अकेले हुए, लूना एक छोटी लड़की के रूप में आई और गुस्से में बोलने लगी कि इन लोगों को क्या दिक्कत है और इन्होंने इतनी गंदी बातें क्यों लिखी हैं। इस बीच जब लियोन ने अपने नए कमरे को देखा तो उसे समझ आया कि इस शरीर के असली मालिक कुरुबाने ने बहुत मुश्किल वक्त झेला होगा। अपने बिस्तर पर बैठकर वह सोचने लगा कि इस दुनिया के स्कूल में चल क्या रहा है। उसने सोचा कि इनका निशान बिल्कुल शार्क के हाथ पर बने निशान जैसा क्यों है, और क्या वह प्रिंस भी डीमन किंग के साथ इस दुनिया में आ गया है। लेकिन लूना के पास कोई जवाब नहीं था। वह इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी और बस कभी कभी उसे रास्ता दिखाने के लिए आती थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे निशान नहीं देखे थे। लूना को थैंक यू बोलकर लियोन ने कहा कि वह इस सब का सच पता लगाना चाहता है, लेकिन पहले उसे समझना होगा कि यह एकेडमी कैसे काम करती है। चाहे उसे अभी के लिए शार्क को ढूंढना रोकना पड़े, लेकिन वह कभी नहीं भूलेगा जो उसके दुश्मन ने उसके साथ किया था। अगले दिन लियोन ने फैसला किया कि अब उसे अपना लुक बदलना चाहिए और उसने अपने बाल कटवा लिए। लूना लगातार उसका हौसला बढ़ा रही थी और उसे उसका नया लुक बहुत पसंद आया। उसने कहा कि इससे वह काफी खतरनाक लग रहा है। अपनी जैकेट पहनते हुए लियोन ने सोचा कि अभी के लिए उसे बिल्कुल असली कुर्बानी की तरह ही रहना होगा, यहाँ तक कि उसकी तरह बात भी करनी होगी। उसने अपना बैग उठाया, हॉस्टल से निकला और स्कूल की तरफ चल दिया। लियोन को इस दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत पढ़ाई करनी थी, क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। कुछ साल पहले गेट्स नाम की अजीब जगह अचानक सामने आने लगी थी और उनके साथ ही मैजिक यूज करने वाले लोग भी आए। इन गेट्स से खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे थे और जो वॉरियर्स उन्हें हराते थे वह अंदर से कीमती चीजें ले सकते थे। इस काम को करने वाले हंटर्स की गिनती हर दिन बढ़ती जा रही थी और होली इंपीरियल एकेडमी उन्हें ट्रेन करने का काम करती थी। जब वह ख्यालों में खोया था तभी बाहर से आई एक अचानक आवाज ने लियोन का ध्यान खींचा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मिकोटो को देखा। जिस तरह से वह मैजिक कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि वह मैजिक में बहुत एक्सपर्ट है। जब रिसेस की बेल बजी तो लियोन क्लास से निकला और कुछ पता करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ चल दिया, लेकिन एक जाना पहचाना लाल बालों वाला लड़का उसके रास्ते में आ गया। मकाबी ने लियोन को देखकर एक अजीब स्माइल दी और सोचा कि अब इससे अपना काम करवाने का वक्त आ गया है। उस गुंडे ने लियोन का कंधा पकड़ा और कहा कि आज उसका ब्रेड खाने का बड़ा मन है। मकाबी के चेहरे पर बिना किसी डर के देखते हुए लियोन ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे खुद कैंटीन जाकर खरीद लेना चाहिए। मकाबी ने नहीं सोचा था कि वह आगे से बोलेगा, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और वह चिल्लाया। उसने पूछा कि लियोन कल से इतना अकड़ क्यों रहा है।
उस बड़े लड़के ने अभी भी उसका कंधा जोर से पकड़ा हुआ था। उसने अपना दायां हाथ उठाया और मैजिक तैयार करने लगा और बोला कि वह उसे अभी मजा चखाएगा। इजुमिया मकोटो ने यह हंगामा देखा और उन्हें रोकने की कोशिश की और याद दिलाया कि स्कूल के अंदर मैजिक यूज करना बिल्कुल मना है। लेकिन इससे मकाबी नहीं रुका, जो पत्थर के हथौड़े से लियोन पर हमला करने ही वाला था। लियोन ने धीरे से अपनी पावर का नाम लिया, ग्रीफ, और उस बड़े गुंडे को गुस्से से देखने लगा। फिर लियोन ने अपना डार्क मैजिक चालू किया और हवा में एक रास्ता खोल दिया जिसने दुश्मन के हमले को पूरी तरह निगल लिया। इस डार्क मैजिक का नाम सिनिस्टर डिवाउरर था और मकाबे का पत्थर का हथौड़ा तुरंत गायब हो गया। लियोन ने अपना हाथ हिलाया, उस रास्ते को बंद किया और हमले को खत्म कर दिया। मैककेब और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट दोनों वहां हैरान खड़े रह गए। अपने दोस्तों से माफी मांगकर लियोन ने कहा कि उसे जाना होगा। इजुमिया बस वहां हैरान खड़ी रह गई और उसे जाते हुए देखती रही। क्लास के बाद लियोन को मकाबे का एक लेटर मिला। उस गुंडे ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुलाया था। जब लूना ने वह लेटर देखा तो उसने पूछा कि वह इसे इग्नोर क्यों नहीं कर देता, लेकिन लियोन ने ठान ली थी। वह इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहता था ताकि अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर सके। लूना उस घमंडी गुंडे को हराने की बात से खुश हो गई, लेकिन लियोन ने उसे देखा और चुप कर रहने को कहा। उसी शाम को ट्रेनिंग ग्राउंड पर मकाबे को हैरानी हुई कि लियोन सच में वहां आ गया। उस गुंडे ने तुरंत पूछा कि दोपहर को क्या हुआ था। जब लियोन ने सीधा जवाब नहीं दिया तो उस गुंडे ने उसे अकेले में लड़ने का चैलेंज दिया और बोला कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। लियोन एक शर्त पर लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर वह जीता तो मकाबी को उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ना होगा। गुस्से में अपना चेहरा पकड़ते हुए मकाबे चिल्लाया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लियोन को क्या हो गया है, जबकि कल ही वह एक हल्के से धक्के से डर के मारे कांप रहा था। लियोन ने उसे बकवास बंद करने को कहा और आगे आने का इशारा किया। गुस्से में आकर मकाबे ने अपने दोस्तों को हमला करने को कहा। उन दोनों गुंडों ने अपना मैजिक तैयार किया और दोनों तरफ से आगे बढ़े। वे दोनों तेजी से पास आ रहे थे, लेकिन लियोन बस चुपचाप खड़ा रहा और उसने कुछ नहीं किया। पागलों की तरह हंसते हुए मकाबे चिल्लाया कि अकेले लड़ने वाली बात एक झूठ थी। लियोन ने आराम से जवाब दिया कि उसे यह पहले से पता था। उसने अपने हाथ फैलाए, अपनी उंगलियां दुश्मनों की तरफ की और अपना नेगेशन मिरर स्पेल चालू कर दिया। सामने से आ रहा मैजिक वापस उन हमला करने वालों पर ही पलट गया और दोनों गुंडे तुरंत नीचे गिर गए। अब मकाबे अकेला खड़ा रह गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लियोन ने उस गुंडे से कहा कि अब वह कभी धोखा नहीं खाएगा और जो भी उस पर हमला करेगा वह उस पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा। फिर उसने अपने हाथ में डार्क एनर्जी इकट्ठा की और धीरे धीरे मकाबे की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे मकाबे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैजिक तो सिर्फ हवा, पानी, आग और मिट्टी का ही होता है। कांपते हुए उसने लियोन से पूछा कि जो लड़का बिल्कुल बेकार था उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई। लियोन ने गुस्से से बेकार शब्द को दोहराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत में भी उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे कमजोर समझने की। घबराहट में मकेब ने आग का गोला फेंकने की कोशिश की, लेकिन लियोन इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कोई देख भी नहीं पाया। उसने उस गुंडे का गला पकड़ा और उसे डार्क मैजिक से उड़ा दिया। मैकेब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह एक बच्चे से हार गया, लेकिन आखिर में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लियोन ने अपनी डार्क एनर्जी को खत्म किया और लूना उसके पास आई और बोली कि डार्क मैजिक से किसी की माना एनर्जी खत्म करना कितना आसान है। लियोन ने हाँ कहा और सोचा कि अब यह लड़का उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा, और खुश था कि सब कुछ बिना किसी बड़ी मुश्किल के ठीक हो गया। लेकिन अचानक एक जोर का धमाका हुआ और अलार्म बजने लगा और स्पीकर पर स्टूडेंट्स को वहां से तुरंत निकलने के लिए कहा जाने लगा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने बताया कि ट्रेनिंग ग्राउंड के पास एक रेड पोर्टल खुल गया है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। स्टूडेंट्स बिल्डिंग से बाहर भागने लगे और इजुमिया मकोटो उन्हें रास्ता दिखा रही थी और उन्हें लड़ने के बजाय वहां से निकलने को कह रही थी। उसने पोर्टल को तुरंत बंद करने का सोचा, लेकिन एक टीचर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने बताया कि प्रिंसिपल ने रेड पोर्टल्स के खिलाफ कुछ भी करने से मना किया है, ताकि अगर वे फेल हो जाएं तो एकेडमी पर कोई बात ना आए। इजुमी ने आगे से कहा कि पहले भी ऐसे ही एक पोर्टल ने आसपास के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया था। उसने कहा कि ऐसी ही मुश्किलों से लड़ने के लिए तो वे इस एकेडमी में हैं, इसलिए उसे इसे बंद करना ही होगा। इस बीच उस पोर्टल से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और उन्होंने पास के स्टूडेंट्स को घेर लिया। एक स्टूडेंट जो जंगली भेड़ियों से तेज नहीं भाग सकता था, उसने पत्थर के तीर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये रेड कैटेगरी वाले मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्हें इस हमले से कुछ नहीं हुआ। अगर इजुमी उसे बचाने न आती तो वह लड़का पहला शिकार बन जाता। अपने बर्फ के तीरों से बिल्कुल सही निशाना लगाकर उसने उस पर हमला करने वाले सारे भेड़ियों को मार गिराया। इजुमी ने उस डरे हुए स्टूडेंट से पूछा कि क्या वह भाग सकता है, और उसे दूर खड़े बाकी स्टूडेंट्स से मदद मांगने के लिए भेजा, क्योंकि यह जगह शहर के बहुत पास थी और अभी भी वहां स्टूडेंट्स थे। इजुमी ने सोचा कि किसी को भी चोट पहुंचने से बचाने का एक ही रास्ता है, और वह है डंजन के बॉस को हराना। दूर से देखते हुए लियोन और लूना ने उसे मॉन्स्टर्स से लड़ते और सीधा पोर्टल के अंदर जाते हुए देखा। कुछ सोचते हुए लियोन ने लूना से पूछा कि पोर्टल को बंद करने के लिए क्या करना होगा, और उसने जवाब दिया कि बस इसे कंट्रोल करने वाले बॉस को हराना होगा। यह सुनकर लियोन ने तुरंत अंदर जाने को कहा
लूना ने उसे समझाया कि डार्क मैजिक बहुत ताकतवर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा माना लगता है, इसलिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। लियोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लूना को समझाया कि वह यह किसी और के लिए नहीं कर रहा, लेकिन वह ऐसे खतरे को इग्नोर भी नहीं कर सकता। वह अपने पुराने तजुर्बे से जानता था कि कुछ न करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। लूना ने मुस्कुराते हुए कहा कि लियोन सच में एक कमाल का इंसान है। जैसे ही वे एंट्रेंस पर पहुंचे, उसने कहा कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए, और दोनों ने पोर्टल के अंदर छलांग लगा दी। इस बीच इजुमी यामिकोटो आग की गुफाओं के अंदर मॉन्स्टर्स से अपनी जान की लड़ाई लड़ रही थी। जैसा कि रेड कैटेगरी के मॉन्स्टर्स से उम्मीद थी, यह लड़ाई बहुत मुश्किल थी। जैसे ही वह थकने वाली थी, एक आग का सांप उसके पीछे खड़ा हो गया। इजुमी को समझ आ गया कि उसके पास बचने का वक्त नहीं है, लेकिन ठीक उसी वक्त डार्क मैजिक का एक झटका लगा और मौत के पंजों ने उस बड़े सांप को चीर दिया। उस मरे हुए मॉन्स्टर की डार्क एनर्जी को देखकर वह हैरान रह गई और समझने की कोशिश करने लगी कि क्या हुआ। उसे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसे किसने बचाया है। गुफा के अंधेरे में देखते हुए उसने अपने क्लास के एक लड़के को पहचाना, लियोन कुराबाने। एक ऐसा लड़का जो गुंडों के छोटे मोटे काम करता था, आज उसकी जान बचाकर एक रेड कैटेगरी पोर्टल के अंदर खड़ा था। उसके पास जाकर इजुमी ने पूछा कि क्या उसे कोई वहम हो रहा है। लियोन उस मरे हुए मॉन्स्टर की पूंछ के ऊपर से आगे बढ़ा और बोला कि उसे खुशी है कि उसे चोट नहीं आई। उसने जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहा और पूछा कि उसने कौन सा मैजिक यूज किया था और वह सच में कौन है। लियोन ने पीछे मुड़कर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को याद दिलाया कि अभी उनके पास इससे बड़ी मुश्किल है। उन्हें सबसे पहले इस पोर्टल को बंद करना होगा। इजुमी मान गई और बोली कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। जब दोनों साथ भाग रहे थे तो उसने एक बार फिर उस मरे हुए सांप की तरफ देखा। उसे याद आया कि लियोन एकेडमी के टेस्ट में सबसे पीछे था, जो उस वक्त उसके हिसाब से ठीक ही था। लेकिन अब वह इतना ताकतवर मैजिक कैसे यूज कर रहा है। अपना ध्यान न भटकाते हुए वह उसके साथ डंजन के और अंदर भागने लगी। जल्द ही दोनों को हर तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया, बिना किसी डर के। इजुमी ने एक ऐसा मैजिक किया जिसने सारे दुश्मनों को पानी के एक बड़े गोले में कैद कर दिया और उन्हें एक जगह खींच लिया। सांस न ले पाने की वजह से सारे मॉन्स्टर्स ढेर हो गए और उनका आगे का रास्ता साफ हो गया। लियोन उसकी ताकत देखकर हैरान था और उसने सोचा कि वह सच में एकेडमी की सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाने के लायक है। लेकिन थोड़ी ही देर में एक भूकंप से उनके नीचे की जमीन फट गई और पत्थरों के बीच से एक बड़ा एक आंख वाला स्टोन गोलम खड़ा हो गया। उस मॉन्स्टर ने लियोन पर हमला किया, लेकिन लियोन आराम से बच गया। पीछे कूदते हुए उसने अपना हाथ आगे किया और अपना डार्क मैजिक चालू किया। उसने ब्लाइंड ब्लेड स्पेल का यूज किया और अगले ही पल वह पत्थर का जायंट टूटकर बिखर गया। इजुमिया ने देखा कि लियोन ने सीधा मॉन्स्टर की कमजोरी यानी उसकी आंख पर निशाना लगाया था और उसे एक ही बार में ढेर कर दिया। यह सिर्फ उसके अलग मैजिक की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी स्पीड और निशाना कमाल का था, बिल्कुल एक पुराने वॉरियर की तरह जो सालों से लड़ रहा हो। थोड़ी देर बाद दोनों उस जगह पहुंच गए जहां आखिरी बॉस उनका इंतजार कर रहा था। कुराबाने ने इजुमिया से पूछा कि क्या वह तैयार है। जब उसने हाँ में सिर हिलाया तो दोनों बॉस के कमरे के अंदर चले गए। उनके सामने एक भयानक लावा ड्रैगन खड़ा था। किताबों में भी इस मॉन्स्टर को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया था। उस बड़े मॉन्स्टर को देखकर इजुमिया डर के मारे रुक गई। कुरुबाने ने उसे होश में लाया और ध्यान रखने को कहा। उसने बताया कि लावा ड्रैगन लगातार आग फेंकेगा और अपनी पूंछ से दूर तक हमला करेगा। ठीक तभी उस मॉन्स्टर ने अपना पहला हमला शुरू किया। अपना बड़ा मुंह खोलकर उसने प्लाज्मा की एक बहुत तेज आग छोड़ी, जिसने रास्ते की हर चीज को पिघला दिया। इजुमिया किसी तरह उस आग से तो बच गई, लेकिन वह पूंछ के हमले से नहीं बच पाई, जिसके बारे में कुरुबाने ने उसे पहले ही बताया था। फिर भी वह बिना किसी चोट के उस हमले से बच निकली। मौका देखकर इजुमिया ने एक बर्फ का तीर सीधा लावा ड्रैगन के चेहरे पर मारा, लेकिन वह बर्फ उस बॉस के सामने बेकार साबित हुई। लावा ड्रैगन की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने बर्फ को तुरंत पिघला दिया। फिर भी इजुमिया के हमले से मॉन्स्टर का ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से कुरुबाने को उसके पास जाने का मौका मिल गया। उस मॉन्स्टर के चेहरे के ठीक सामने पहुंचकर कुरुबाने ने अपनी डेथ क्लॉज स्किल का यूज किया ताकि वह उसके बड़े हमले से बच सके। ड्रैगन ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए और उससे दूर भागने के लिए हवा में उड़ गया। कुरुबाने को नहीं पता था कि ड्रैगन उड़ भी सकता है, इसलिए वह अगला प्लान बनाने लगा। इजुमिया उसके पास भागकर आई और पूछा कि क्या वे उसे ऐसे ही भागने देंगे। कुरुबाने ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वह पानी के अलावा कोई और मैजिक यूज कर सकती है। जब उसने हाँ कहा तो उसने उसे विंड मैजिक से ड्रैगन की स्पीड कम करने को कहा। इजुमिया ने कहा कि उसे उस पर भरोसा है और उसने तुरंत अपना विंड मैजिक चालू कर दिया। अपने हाथ आगे बढ़ाकर इजुमिया ने अपनी माना एनर्जी का यूज किया। उस मैजिक से ड्रैगन के आसपास तेज हवा चलने लगी, जिसने उसकी उड़ने की स्पीड को बहुत कम कर दिया। अपनी स्पीड कम होने पर वह मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाया। तभी एक सिस्टम मैसेज ने कुरुबाने को बताया कि दुश्मन का हिलना डुलना रुक गया है। आगे बढ़ते हुए उसने अपना डार्क मैजिक चालू किया और एबिस रूलर स्पेल का यूज किया। तुरंत ही लावा ड्रैगन के शरीर पर सैकड़ों शैडो बटरफ्लाइज लिपट गईं। कुरुबाने ने सही मौके का इंतजार किया और अपनी उंगली से चुटकी बजाई। उस मॉन्स्टर पर चिपकी हुई बटरफ्लाइज तेजी से चमकने लगीं और वह ड्रैगन, जो अभी भी हवा के जाल में फंसा था, जोर से चिल्लाया
अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इजुमिया ने उस तेज रोशनी से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब धुआं साफ हुआ तो दोनों स्टूडेंट्स ने देखा कि लावा ड्रैगन जमीन पर हारा हुआ पड़ा है। कुरुबाने की असिस्टेंट गॉडेस उसकी इस लड़ाई के लिए तारीफ करने लगी। मुस्कुराते हुए इजुमिया ने कहा कि उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यह सच में एक कमाल की लड़ाई थी। कुरुबाने ने उसे फिस्ट बम्प किया और कहा कि वे सिर्फ उसकी मदद की वजह से ही जीत पाए हैं। थोड़ी ही देर में पोर्टल गायब हो गया और दोनों असली दुनिया में वापस आ गए। आसपास देखते हुए कुरुबाने ने सोचा कि काम पूरा हो गया है और नुकसान भी बहुत कम हुआ है। उनकी बातें तभी रुक गईं जब एक आदमी ने इजुमिया को आवाज दी। एक कार के पास खड़े सूट पहने एक आदमी ने गुस्से में पूछा कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। यह शिडू अत्सुशी था, जो होली इंपीरियल एकेडमी का हेडमास्टर था। गुस्से में शिडू ने इजुमिया से पूछा कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी और अब वह इसका क्या जवाब देगी। लियोन क्लाइन ने पहली बार हेडमास्टर को देखा था। शिडू ने ही इस स्कूल को बनाया था जहां वह जवान मेजेस को सिखाता था और इससे उसने बहुत पैसा कमाया था। क्योंकि वह इस जगह को चलाता था, इसलिए हो सकता है कि उसका शार्क के साथ कोई कनेक्शन हो। लेकिन लियोन को लगा कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इजुमिया ने अपना बचाव करने की कोशिश की और कहा कि स्टूडेंट्स ऐसे खतरे को देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे। शिडू ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि इंसाफ की बातें कोई बहाना नहीं है, खासकर तब जब आपकी गलती की वजह से एकेडमी की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। यह बात सुनकर कुरबाने को गुस्सा आ गया और उसने पूछा कि क्या हेडमास्टर के पास एक स्टूडेंट की हिम्मत और पक्के इरादे की तारीफ करने के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं है। शिडू गुस्से में बोला कि तुम होते कौन हो अपनी सलाह देने वाले, और यहाँ किसी भी बाहर वाले को आने की इजाजत नहीं है। इजुमिया ने समझाया कि कुरबाने कोई बाहर का नहीं है और सिर्फ उसी की वजह से वह रेड पोर्टल को साफ कर पाए हैं। हेडमास्टर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वह हंसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट एक ऐसे बेकार लड़के का साथ क्यों दे रही है जो एकेडमी में सबसे आखिरी नंबर पर आता है। शिडू अपनी कार की तरफ बढ़ा और बोला कि वह अब इस बकवास को और नहीं सुनेगा। इजुमिया ने अपनी बात सच साबित करने के लिए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हेडमास्टर ने मुड़कर कहा कि मेरे साथ खेलने के बजाय तुमने जो किया है उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। इसके बाद वह अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। इस आदमी ने लियोन का ध्यान खींचा और अब उसे पता लगाना था कि क्या शिडू का शार्क के साथ कोई रिश्ता है। उस रात बाद में वह लूना के साथ अपने कमरे में वापस आया। गॉडेस की मैसेंजर ने शिकायत की कि हेडमास्टर कितना बदतमीज आदमी है। उसने कहा कि एकेडमी में सब लोग कुराबाने को कचरा समझते हैं। जब लूना बोल रही थी तभी उसने देखा कि लियोन कुराबाने की डायरी पढ़ रहा है। ये वही स्टूडेंट था जिसके शरीर में बेहोश होने के बाद लियोन की आत्मा आई थी। डायरी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह लड़का बहुत ज्यादा दिमागी परेशानी और थकान से गुजर रहा था। लियोन ने डायरी की कुछ बातें जोर से पढ़ी। उसने नोटबुक बंद की, खिड़की के पास गया और आसमान में चांद को देखने लगा। उस रात उसने खुद से वादा किया कि वह सबको गलत साबित करके दिखाएगा। इसी बीच अपने ऑफिस में शिडू अत्सुशी सिगार पीते हुए कुछ पेपर्स देख रहा था। उसके लिए कुराबाने का रिकॉर्ड यह साबित करता था कि वह एक बिल्कुल बेकार लड़का है, और हेडमास्टर को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली कीड़े ने उसके सामने बोलने की हिम्मत की और शायद उसे नहीं पता था कि उसे बहुत जल्द स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शावर लेते हुए इजुमिया आज की बातों के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी शानदार ताकत वाले लड़के का रैंक सबसे कम कैसे हो सकता है। जरूर कोई गलती हुई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुराबाने ने इतने कम समय में इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली हो। अगले दिन एकेडमी की मेन बिल्डिंग में एक लड़के ने कुराबाने का रास्ता रोका और उससे थोड़ी देर बात करने को कहा। यह नारुसे शोया था, जो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट था। नारुसे ने कहा कि उसने सुना है कि कल कुराबाने प्रेसिडेंट के साथ पोर्टल से बाहर आया था, और उसने इल्जाम लगाया कि कुराबाने ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर डंजन से चीजें चुराई हैं। भले ही इजुमिया ने कहा था कि इस लड़के ने उसकी मदद की थी, लेकिन लिया की आदत को देखते हुए सबको लगा कि वह बस कुराबाने को बचाने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि तुम जैसे लोगों को प्रेसिडेंट को परेशान करने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर लियोन को उस चश्मे वाले लड़के के घमंड पर गुस्सा आने लगा। लियोन ने समझाने की कोशिश की कि वह बस पोर्टल को साफ करना चाहता था, लेकिन एक ऐसे लड़के के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती थी जिसने एकेडमी में आज तक एक भी ट्रेनिंग लड़ाई नहीं जीती थी। जैसे ही नारुसे ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक बच्चा भी इस झूठ पर यकीन नहीं करेगा, तभी प्रेसिडेंट लिया ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसने कुराबाने को आवाज दी और कहा कि वह उसे ही ढूंढ रही थी। कोई तमाशा न खड़ा हो, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ने कुराबाने को वार्निंग दी कि वह अब से उनके रास्ते में न आए। जाने से पहले नारुसे ने प्रेसिडेंट को याद दिलाया कि लंच के बाद उनकी एक मीटिंग है। उसके जाने के बाद लिया ने कुराबाने से पूछा कि क्या वाइस प्रेसिडेंट ने उससे कुछ कहा। कुराबाने ने कहा कि इसकी चिंता मत करो और पूछा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। पता चला कि प्रिंसिपल ने लिया से कहा था कि वह कुराबाने को उसके ऑफिस लेकर आए। जैसे ही दोनों अंदर गए, प्रिंसिपल शिदू ने ऊपर देखा तक नहीं और तुरंत एकेडमी के सबसे बेकार स्टूडेंट को अपना सामान बांधकर निकल जाने को कह दिया। लिया ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शिदू ने उसे गुस्से में रोक दिया और कहा कि वजह बिल्कुल साफ है। प्रिंसिपल ने एक फाइल कुराबाने की तरफ फेंकी और उसकी गलतियां गिनाने लगा। उसने बताया कि कुराबाने के मैजिक स्कोर सबसे कम है और जब से उसने एडमिशन लिया है उसने एक भी ट्रेनिंग लड़ाई नहीं जीती है। उसने कहा कि जिस स्टूडेंट के पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है उसका कोई फ्यूचर नहीं है और उसे स्कूल से निकालना तो उस पर एक तरह का रहम है। प्रिंसिपल के इन इल्जामों को सुनकर कुराबाने ने झुककर फाइल को उठाया
अगर एकेडमी में रहना ही उसका मकसद था तो उसने एक आसान रास्ता बताया। उसे बस अपनी ताकत साबित करनी होगी। क्योंकि उस महीने कई ट्रेनिंग लड़ाइयां होने वाली थीं, इसलिए कुराबाने ने एक डील पेश की। अगर वह हर एक मैच जीत गया तो उसका एक्सपल्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले तो शिदू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने डेस्क पर रखे पेपर्स को देखा, वह अचानक शांत हो गया। एक मैच 31 तारीख को होने वाला था और कुराबाने का सामना किसी और से नहीं बल्कि नारूसे से होने वाला था। रहम करने का नाटक करते हुए प्रिंसिपल ने इस मुश्किल शर्त को मान लिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कुराबाने कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं हरा पाएगा। लेकिन लियोन के लिए यह डील कुराबाने का नाम साफ करने का पहला और सबसे अच्छा कदम थी, और शार्क नाम के आदमी को ढूंढने की शुरुआत थी। उस रात बाद में अपने कमरे में लियोन ने एक पेपर निकाला और उसे लूना को दिखाया। वे दोनों ध्यान से उस पेपर को देखने लगे। जब वे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आए थे, तब लिया ने उसे पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की थी। उसने कहा कि सिर्फ बुरे मार्क्स की वजह से उसे स्कूल से निकालना गलत है। वह जानती थी कि कुराबाने की असली ताकत पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने उसे वार्निंग दी कि नारू से बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुराबाने ने बस उसकी चिंता करने के लिए लिया को थैंक यू कहा। उसके लिए अगर कुछ लड़ाइयां जीतकर एक्सपल्शन रुक सकता था तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी कुराबाने ने पहले ही सोच लिया था कि वह सबको अपने ऊपर शक करने के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद लूना ने कहा कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि लियोन एकेडमी में रहने के लिए इतना बेचैन क्यों है। उसने समझाया कि उसकी वजह बिल्कुल साफ है, उसे शार्क का पता लगाना है। एकेडमी में रहकर ही वह अंदर की सभी चीजों पर अच्छी तरह नजर रख सकता था। इसके साथ ही लियोन को पूरा यकीन था कि प्रिंसिपल शिदू और शार्क के बीच कोई न कोई रिश्ता है। उसने तो यह भी सोचा कि कहीं शार्क ने ही प्रिंसिपल के शरीर पर कब्जा तो नहीं कर लिया। लेकिन लूना ने इस बात को गलत बताया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर दूसरी दुनिया का कोई भी आसपास होता तो उसे आसानी से पता चल जाता। लियोन ने उसकी बात मानी और कहा कि उन दोनों का असर बिल्कुल अलग है। लूना को अचानक परेशान देखकर लियोन ने पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि गॉडेस ने उसके कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। लेकिन लियोन ने उसे जल्दी से समझाया कि वह इस मौके के लिए सच में शुक्रगुजार है। उसने कहा कि अगर गॉडेस खुद उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बने बेलफार से लड़ने का मौका दे रही है तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके इन शब्दों से लूना को सुकून मिला और उसे पूरा यकीन हो गया कि गॉडेस ने उसे चुनकर बिल्कुल सही फैसला किया है। लियोन ने बात खत्म करते हुए कहा कि अगले दिन की ट्रेनिंग लड़ाइयों से पहले उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लूना ने खुशी से हाँ कहा और बोली कि कल वह प्रिंसिपल को हराकर उसके चेहरे से घमंड मिटा देगी। अगले दिन ट्रेनिंग लड़ाइयां शुरू हो गईं। यह देखकर कि उसका सामना एकेडमी के सबसे कमजोर स्टूडेंट से है, एक भूरे बालों वाला लड़का हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा। लोग उसे बढ़ावा दे रहे थे और चिल्ला रहे थे कि वह अपने सामने वाले को मिट्टी में मिला दे। कुराबाने ने एक शब्द भी नहीं कहा और जैसे ही लड़ाई शुरू होने का इशारा मिला, उसने बस एक ठंडी सांस ली। भूरे बालों वाला लड़का आगे बढ़ा और कुराबाने से बोला कि हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपना हाथ घुमाया और विंड मैजिक का एक तेजी से हमला किया, लेकिन अगले ही पल कुराबाने सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हैरान होकर उसके दुश्मन को लगा कि उसके मैजिक ने उसे दूर फेंक दिया है। तभी अचानक कुराबाने उसके ठीक पीछे आ गया। अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसने सीधे उस लड़के की छाती पर एक पत्थर से हमला किया, जिससे उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला। पहले मैच का फैसला 1 मिनट से भी कम समय में हो गया। इंपीरियल एकेडमी के सबसे बेकार स्टूडेंट ने 23rd रैंक वाले फाइटर को हरा दिया था। वहां खड़े लोगों में से कोई भी कुराबाने की तेजी को देख नहीं पा रहा था और उसके मैजिक की रफ्तार पर यकीन करना मुश्किल था। उसे डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उस पल के बाद से वह डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। कुराबाने की ताकत ने अब सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अपनी अगली कुछ लड़ाइयों में वह बिना किसी बड़ी रुकावट के अपने दुश्मनों को हराता चला गया। मैच शुरू होने के कुछ ही सेकंड्स बाद रेफरी कुराबाने की जीत का ऐलान कर देता था। प्रिंसिपल शिदू गुस्से में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो स्टूडेंट पहले हर एक लड़ाई हारता था वह अब लगातार जीत रहा है। शिदू सोचने लगा कि क्या यह लड़का कोई धोखा कर रहा है या फिर सच में इसी ने रेड पोर्टल को बंद किया था। जब वह सोच में डूबा था तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट नारूसे अंदर आया और उसने पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। शिदू ने नारूसे को याद दिलाया कि ट्रेनिंग लड़ाइयों में उसका आखिरी सामना कुराबाने से होगा। प्रिंसिपल ने वाइस प्रेसिडेंट को अपनी पूरी ताकत से लड़ने का हुक्म दिया और कहा कि हम उस लड़के को ऐसे लगातार जीतने नहीं दे सकते। नारूसे ने प्रिंसिपल से कहा कि चिंता मत कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस जैसे लड़के से हार जाऊं। नारूसे कुराबाने की लड़ाइयों को ध्यान से देख रहा था और उसने ध्यान दिया कि वह सिर्फ अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, भले ही बाकी सारे स्टूडेंट्स हार गए थे। वाइस प्रेसिडेंट को पूरा यकीन था कि यह तरीका उस पर काम नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद कुराबाने का आखिरी से पहला मैच भी एक और जीत के साथ खत्म हुआ, जिससे वहां खड़े लोग हैरान रह गए कि सिर्फ 1 महीने में वह इतना कैसे बदल गया। स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट लिया ने कुराबाने को पानी की बोतल दी और कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब उनकी शर्त जीतने के बीच सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था, लेकिन यह उसकी अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई हो सकती थी। बाकी स्टूडेंट्स के बीच कुछ लड़ाइयों के बाद अब आखिरी लड़ाई का समय आ गया था।
मैच शुरू होने से पहले नारुसे ने कहा कि आज उसके दुश्मन की किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोस कि अब उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ने वाली है। कुराबाने ने जवाब दिया कि यह किस्मत की बात नहीं है, वह इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसे जीतना ही है और उसे पूरा यकीन है कि वह आज रात वाइस प्रेसिडेंट को हरा देगा। उसके इन शब्दों ने नारुसे को गुस्से से भर दिया। लड़ने की पोजीशन में आते हुए उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि जब तुम जमीन पर मुंह के बल गिरोगे तब तुम कैसे बात करते हो। ग्राउंड पूरा भरा हुआ था और हर कोई देखना चाहता था कि कैसे सेकंड रैंक वाला स्टूडेंट एकेडमी के सबसे बेकार लड़के को हराता है। शुरू होने का इशारा मिला। कुराबाने को देखकर नारुसे को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वह सोच रहा था कि सबसे आखिरी नंबर पर रहने वाला लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसने यह भी सोचा कि कहीं कुराबाने शुरू से ही अपनी ताकत को छुपा तो नहीं रहा था ताकि लगातार जीतकर सबका ध्यान खींच सके। हालांकि यह बात बिल्कुल अजीब लग रही थी। अपनी असली ताकत दिखाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ने बड़े लेवल का विंड मैजिक शुरू किया। उसने एक मैजिक बो बनाया, बिजली का एक तीर खींचा और चला दिया। वह तीर 3 हिस्सों में बंट गया और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन कुराबाने ने तुरंत अर्थ मैजिक का इस्तेमाल किया और एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दी, जिसने उस हमले को रोक दिया। तीनों तीर उस दीवार से टकराए और गायब हो गए। नारुसे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुराबाने ने बिजली के हमले को कैसे रोक दिया, जबकि उसका बड़े लेवल का विंड मैजिक चल रहा था। वाइस प्रेसिडेंट को लगा कि भले ही कुराबाने के स्टैट्स अच्छे हों, लेकिन उनकी असली ताकत का फर्क इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। फिर भी वह घबरा नहीं सकता था। जो उसने देखा था उस हिसाब से कुराबाने सिर्फ अर्थ मैजिक ही इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए नारुसे ने एक दूसरा तरीका अपनाने का सोचा। अर्थ एलिमेंट पर बदलते हुए उसने कुराबाने के सिर के ठीक ऊपर कई बड़े पत्थर बुलाए और उन्हें नीचे गिरा दिया। लेकिन सबको हैरान करते हुए कुराबाने ने एक नई ताकत दिखाई। विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसने हवा के एक तेज झोंके से नारुसे के हमले को दूर उड़ा दिया। पत्थर बिना किसी नुकसान के जमीन पर गिर गए, जिससे नारुसे बिल्कुल हैरान रह गया कि उसका दुश्मन विंड मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। लोग खुशी से चिल्ला उठे। किसी ने नहीं सोचा था कि पहले का सबसे बेकार स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट के मैजिक को इतनी आसानी से रोक देगा। इसके ऊपर से उसने इस लड़ाई में पहले ही 2 अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर लिया था। यह एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत कम मेजर्स ही एक से ज्यादा एलिमेंट पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यह देखकर इजुमिया को समझ आया कि कुराबाने सच में कितना अजीब और रहस्यमयी है। गुस्से में नारुसे बड़बड़ाया कि कुराबाने को अर्थ मैजिक के अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कुराबाने ने बस वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या तुम सबको कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं समझ रहे, और कहा कि बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर पहुंचना घमंडी और लापरवाह लोगों का काम है। हाँ, हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास ताकत हो, लेकिन इस बचकानी आदत के साथ उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कुराबाने की इन बातों से गुस्सा होकर नारुसे ने पलटकर जवाब दिया और उसे हद में रहने को कहा। उसने कहा कि वह सिर्फ उन लोगों की इज्जत करता है जिनके पास असली टैलेंट होता है, और इस पूरी एकेडमी में प्रेसिडेंट इजुमिया ही अकेली है जिनकी वह इज्जत करता है। नारुसे ने हमेशा खुद को प्रेसिडेंट के बराबर लाने की कोशिश की थी, ताकि वह उनके साथ खड़े होने के लायक बन सके और मैजिक की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच सके। इसीलिए वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिसे वह कमजोर समझता था वह उसके बराबर आ जाए। अपने मकसद को साफ करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ने, जो असल में वाटर मैजिक का एक्सपर्ट था, एक और हमले की तैयारी की। उसने बहुत सारी माना एक साथ जमा की और उसे अपने दुश्मन पर चला दिया, जिससे कुराबाने के पैर बर्फ में जम गए। फिर उसने सिथिस नाम का एक मैजिक किया, जिससे पानी की एक तेज धार आसमान में गई और तुरंत बर्फ बन गई। विंड मैजिक इसे नहीं रोक पाता और अर्थ मैजिक की दीवार भी बर्फ बन जाती। ऐसा लग रहा था कि नारुसे अब जीत ही गया है। तभी अचानक बर्फ के अंदर से आग की एक लपट निकली। कुराबाने के चारों तरफ बहुत सारी माना बहने लगी। अगले ही पल कुराबाने ने अपना हाथ घुमाया और अपनी आग से वाइस प्रेसिडेंट के मैजिक को पूरी तरह तोड़ दिया। एक स्टूडेंट के लिए इस लेवल पर 3 एलिमेंट्स पर काबू पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन कुराबाने अभी रुका नहीं था। 3 एलिमेंट्स से भी आगे बढ़ते हुए उसने नारुसे के सिर के ठीक ऊपर बर्फ के कई तीखे हथियार बना दिए। अपनी मुट्ठी बंद करते ही वे हथियार तेजी से आगे बढ़े, जबकि नारुसे अपना बचाव करने के लिए परेशान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दुश्मन ने सच में हर एक एलिमेंट पर काबू पा लिया है। नारुसे खुद को बचा नहीं पाया। बर्फ के उन हथियारों ने उसकी दीवार को तोड़ दिया, जिससे उसे बहुत चोट आई और वह घुटनों के बल बैठ गया। वह पूरी तरह थक चुका था। कुराबाने उसके पास गया और उसे एक सलाह दी। उसने कहा कि अगर तुम सच में मैजिक की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें आगे देखते रहना होगा और अपने मकसद पर ध्यान देना होगा, भले ही कुछ चीजें अभी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हों। इन बातों ने उसके दिल को छू लिया और नारुसे को याद दिलाया कि वह किस लिए लड़ रहा था और उसकी असली मंजिल क्या थी। वह बहुत डर गया था। वह सोचने लगा कि आखिर वह किससे लड़ रहा है। कुराबाने की तरफ देखते हुए उसने अचानक एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत ने उसका साथ बिल्कुल छोड़ दिया और इस तरह कुराबाने की जीत पक्की हो गई। उसी रात इंपीरियल एकेडमी में डायरेक्टर ने गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर मारा और कुराबाने की फाइल को मोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का बिल्कुल बेकार समझा जाता था उसके पास असल में चारों एलिमेंट्स की ताकत है। लेकिन तभी उसे इजुमिया की बातें याद आईं, जिसने बताया था कि सिर्फ उसी की वजह से वह गेट को बंद कर पाए थे। गुस्से में डायरेक्टर ने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया।
और बड़बड़ाने लगा कि वह चाहे जो हो जाए कुरबाने को स्कूल से निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई जीतकर कुरबाने ने पहले ही शिदू को अपना एक्सपल्शन कैंसिल करने पर मजबूर कर दिया था। अब बस एक ही सवाल था कि लियोन को आगे क्या करना चाहिए। वह सीधे डायरेक्टर से सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन वह आदमी किसी काम से बाहर गया हुआ था। यानी लियोन का सबसे पहला काम अब गेट्स को बंद रखना था। उसे लगा कि ऐसा करने से बेल्फार से जुड़े लोग बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे और वह उन्हें अपनी शर्तों पर बाहर खींच सकेगा। अब उसे बस यह पता लगाना था कि उसका असली निशाना कौन है। अगले दिन लियोन क्लासेस के लिए एकेडमी की तरफ चल दिया। अगली क्लास के बाद एक अजीब आदमी क्लासरूम के अंदर आया, जिसने तुरंत लियोन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और बोर्ड पर अपना नाम लिखने लगा। हाशिबा किसुके ने बताया कि अब से वह इस क्लास को पढ़ाएगा। उसने कहा कि भले ही यह अचानक हुआ है, पर यह ऑर्डर सीधा बड़े अफसरों से आया है। नया टीचर देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसलिए सभी लड़कियों का ध्यान तुरंत उस पर गया और वे उसके लुक्स के बारे में आपस में बातें करने लगीं। लेकिन लियोन को कुछ अजीब लगा और वह थोड़ा परेशान हो गया। लंच के टाइम पर भी बच्चे अभी तक हाल ही में हुई ट्रेनिंग बैटल्स के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये फाइट्स पहले से तय थी, क्योंकि कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि स्कूल के सबसे कमजोर स्टूडेंट ने इतनी आसानी से सेकंड रैंक वाले फाइटर को हरा दिया। इसी बीच प्रेसिडेंट इजुमिया अकेले खाना खा रहे लियोन के पास आई और उसने पूछा कि क्या वह भी वहां बैठ सकती है, और वह खाली सीट पर बैठ गई। इजुमिया ने लियोन से कहा कि उसने ट्रेनिंग बैटल में बहुत बढ़िया काम किया है और उसने इस लड़ाई की बहुत तारीफ की। वह नेरुजी की मदद करने के लिए भी लियोन को थैंक यू कहना चाहती थी। भले ही नेरुजी मैच के बाद बहुत परेशान था, लेकिन लियोन की बातों का उस पर असर हुआ था। इजुमिया ने यह भी माना कि वह डायरेक्टर को अभी तक माफ नहीं कर पाई है, क्योंकि उसका शक बिल्कुल बेबुनियाद था। जब लियोन ने पूछा कि क्या इशिडू अत्सुकी हमेशा से ऐसा ही था, तो उसने बताया कि डायरेक्टर पहले एक सीकर था और हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि उसके कुछ गलत लोगों के साथ रिश्ते हैं। इस बात ने तुरंत लियोन का ध्यान खींच लिया। उनकी बातें तब बीच में ही रुक गईं जब कैफेटेरिया के टीवी पर न्यूज आने लगी। न्यूज में बताया गया कि इंपीरियल एकेडमी के पास अब पहले से कहीं ज्यादा गेट्स खुल रहे हैं। भले ही अभी तक उन्हें जल्दी बंद कर दिया गया है, पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। एंकर ने बिना मैजिक वाले लोगों को इन गेट्स से बिल्कुल दूर रहने की सलाह दी। न्यूज देखते हुए लियोन को लूना की कही हुई बात याद आई कि अगर वह उस गेट के पार गया जहां से वह आया था, तो यह दुनिया मॉन्स्टर्स के हाथों पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। वह किसी भी हाल में बेल्फार को कामयाब नहीं होने दे सकता था। लियोन इस बारे में कुछ पता लगाने ही वाला था, इसलिए उसने इजुमिया से कुछ जानकारी मांगने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद रात के अंधेरे में लियोन और गॉडेस की मैसेंजर एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। उसने देखने के लिए चक्कर लगाने का फैसला किया था कि क्या कोई और गेट खुलता है। हाल ही में लियोन चुपके से इस एरिया में खुलने वाले हर एक गेट को बंद कर रहा था। जैसे ही वे खुलते वह उन्हें बंद कर देता। लियोन का इस तरह छुपकर सबकी मदद करना लूना को बहुत पसंद आया। जब वह उसकी तारीफ कर रही थी, तभी के उनके ठीक सामने अचानक एक और गेट खुल गया। अब इस ग्रीन कैटेगरी वाले गेट को साफ करने की जिम्मेदारी लियोन पर थी और वह तुरंत उस डंजन के अंदर चला गया। इस बार वह डंजन एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, क्योंकि वहां देखना बहुत मुश्किल था। लूना ने लियोन को आगे बढ़ते हुए सावधान रहने को कहा। लियोन अंदर गया और एक एक करके मॉन्स्टर्स को हराने लगा। आखिरकार वह डंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंच गया, पर हैरानी की बात थी कि वहां कुछ भी नहीं था, या कम से कम पहले तो लूना को ऐसा ही लगा। जब उसका ध्यान भटका हुआ था, तभी एक मॉन्स्टर ने पीछे से हमला किया और उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दूर ले जाने लगा। वह मॉन्स्टर उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलने लगा, लेकिन वह मैसेंजर खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगी और चिल्लाने लगी कि वह कोई खाना नहीं है। यह देखकर लियोन ने लूना को हिम्मत रखने को कहा और डार्क मैजिक चलाने के लिए अपना हाथ उठाया। अगले ही पल परछाई की बनी सुइयां उस पंख वाले मॉन्स्टर के पंखों में जा घुसीं। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर कुछ समझ पाता, उसके पैरों के नीचे से खतरनाक पंजे निकल आए। लियोन ने डार्क मैजिक के तीखे स्पाइक्स से उसे आर पार करके खत्म कर दिया। वह मॉन्स्टर मरा हुआ जमीन पर गिर गया और लड़की को छोड़ दिया। यह देखकर कि उसे अकेला नहीं छोड़ा गया, लूना खुश होकर सीधा लियोन के गले लग गई। वह इस बात से हैरान थी कि वह इतनी जल्दी मैजिक कैसे कर लेता है। लियोन ने बताया कि नरक की गहराइयों में अचानक हमले होना आम बात थी, इसलिए अब वह बिना सोचे ही तुरंत उनका जवाब दे देता है। डंजन को साफ करने के बाद वे दोनों बाहर आए और उन्होंने पोर्टल को बंद कर दिया। अच्छी बात थी कि आसपास के नुकसान होने से पहले ही उन्होंने काम खत्म कर दिया। जब वे अपनी इस कोशिश के बारे में बातें कर रहे थे, तभी अचानक कहीं से तीखे पत्थरों की बारिश होने लगी। लियोन कूदकर बचा और उसने कैमरा की तरफ देखा, यह देखने के लिए कि किसने यह मैजिक चलाया था। तभी उसे पास की एक बिल्डिंग के ऊपर एक अजीब सा साया दिखा। मास्क पहने उस आदमी को हैरानी हुई कि लियोन ने उसे ढूंढ लिया और उसे लगा कि इस शिकार में मजा आने वाला है, क्योंकि उसके टारगेट के पास सच में थोड़ी ताकत थी। लियोन ने लूना को तुरंत छुप जाने को कहा। जैसे ही वह छुपी, उसने पूछा कि वह मास्क वाला आदमी कौन है और वह उसका शिकार क्यों कर रहा है। उस हमलावर का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था और उसने बदले में आग के गोलों से हमला कर दिया।
लियोन ने उस हमले से खुद को बचा लिया, जिसे देखकर वह हमलावर हैरान रह गया। वह किलर बहुत तेजी से आग के गोले फेंक सकता था और उसे पूरा यकीन था कि लियोन ऐसी मुश्किल जगह से बच नहीं पाएगा। लेकिन लियोन ने अपना डार्क मैजिक चला दिया। उन आग के गोलों के रास्ते में एक काला रास्ता खुल गया और उसने उन सभी को बड़ी आसानी से अपने अंदर समेट लिया। उस हमलावर ने ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह अभी भी अपने टारगेट को पकड़ने के लिए तैयार था। पर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके पैरों के नीचे अचानक खतरनाक पंजे बन गए। वह आदमी किसी तरह कूदकर एक तरफ हो गया, लेकिन वह पूरी तरह बच नहीं पाया और उसे चोट लग गई। उसे समझ आ गया कि लियोन की ताकत के बारे में उसकी जानकारी बिल्कुल गलत थी, इसलिए उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। लूना छुपने की जगह से बाहर आई और उसने लियोन से पूछा कि क्या वह ठीक है। लियोन ने कहा कि वह ठीक है और वह थोड़ी देर वहां खड़ा होकर सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। हॉस्टल वापस आकर दोनों अंदाजा लगाने लगे कि उस हमलावर को किसने भेजा होगा। अभी कुछ कहना जल्दी होगा, पर कम से कम लियोन अब उस हमलावर का पीछा कर सकता था, जिसका रिश्ता जरूर एकेडमी के ही किसी बंदे से था। अगली बार लियोन ने उसे खुद पकड़ने और उससे सारी सच्चाई उगलवाने का प्लान बनाया। अगले दिन लियोन वापस क्लास में था, लेकिन वह अपने नए टीचर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, वही टीचर हाशिबा किसुके उसके पास आया। किसुके ने उन अफवाहों के बारे में बात की कि लियोन ने अकेले ही एक रेड गेट को साफ किया है। लियोन ने बात को टालते हुए कहा कि अकेडमी के डायरेक्टर को नहीं लगता कि ऐसा सच में हुआ है, लेकिन किसुके ने मुस्कुराकर कहा कि उसे उस पर यकीन है। किसुके ने बताया कि उसने उस दिन लियोन को ट्रेनिंग बैटल में लड़ते हुए देखा था। उसने लियोन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वह देखने के लिए एक्साइटेड है कि आगे चलकर यह लड़का खुद को कैसे सही साबित करेगा, और फिर वह मुस्कुराकर चला गया। अगले दिन लियोन वापस गेट की तरफ गया। पास ही वह मास्क वाला हमलावर उसे देख रहा था, जो पिछले दिन चोट खाने के बाद बदले की आग में जल रहा था। उसने माना कि पिछली बार उससे गलती हो गई थी, पर वह वही गलती दोबारा नहीं करेगा। और अब उसके पास एक ताकतवर आर्टिफैक्ट भी था, इसलिए उसे यकीन था कि वह नहीं हारेगा। कुछ ही मिनट्स बाद लियोन गेट से बाहर आया। वह हमलावर हैरान था कि एक आम स्टूडेंट इतनी जल्दी ग्रीन गेट को कैसे साफ कर सकता है, पर उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना कम्युनिकेटर उठाया और अपने आदमियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। तुरंत ही कई सारे हुड पहने हुए लोगों ने लियोन को घेर लिया और अपनी सारी ताकत उस पर लगा दी। सड़क पर माना का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बिल्डिंग के ऊपर से देखते हुए वह हमलावर हंसने लगा। उसे लगा कि काम हो गया है, इसलिए उसने अपने आदमियों को कॉल करके बॉडी चेक करने को कहा ताकि वह पक्का हो सके। लेकिन अगले ही पल कम्युनिकेटर पर डर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। छत के किनारे पर भागकर आते हुए उस हमलावर ने नीचे देखा तो उसके आदमी जमीन पर गिरे हुए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतने बड़े धमाके से कैसे बच सकता है। फिर भी उसने खुद को तसल्ली दी कि लियोन को नहीं पता कि वह छत पर कहाँ छुपा है। लेकिन तभी ठीक उसके पीछे से लियोन की आवाज आई। डर के मारे वह हमलावर घूमा और उसने पूछा कि लियोन ने उसे कैसे ढूंढा। लियोन ने बताया कि उसकी पार्टनर लूना ने गेट से निकलते ही हर अजीब चीज को स्कैन कर लिया था। फिर लियोन ने तेजी से अपना हाथ घुमाया और विंड मैजिक चला दिया। हवा के एक तेज झोंके ने उस अनजान आदमी का मास्क उतार दिया और उसकी असलियत सामने आ गई। वह प्रोफेसर हाशिबा किसुके था। लियोन को पहले ही सच पता चल चुका था। जब किसुके ने पूछा कि कैसे, तो लियोन ने बताया कि प्रोफेसर ने कल के मुकाबले आज लेक्चर के दौरान चौक पकड़ने के लिए दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया था। उसने अंदाजा लगाया कि पहली लड़ाई में राइट आर्म पर लगी चोट की वजह से किसुके को अपना हाथ बदलना पड़ा। लियोन ने किसुके के पास्ट के बारे में पता लगाया था और उसे पता चला कि वह पहले एक हंटर था, जो ठीक उसी तरह के फायर मैजिक का इस्तेमाल करता था जो पिछले दिन किया गया था। लियोन ने पूछा कि उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। किसुके जोर से हंसने लगा और उसने सारी बातें समझने के लिए लियोन की तारीफ की, लेकिन उसने लियोन को वार्निंग दी कि वह अभी भी सिर्फ एक स्टूडेंट ही है। उसने आग का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जिसने लियोन को हर तरफ से घेर लिया ताकि वह बच न सके। किसुके ने ढीठपने से कहा कि उसने इसी मैजिक से हजारों मॉन्स्टर्स को मारा है, और उसने लियोन से कहा कि वह भी इसी तरह मरेगा, और फिर उसने आग की लपटें सीधा उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन लियोन बिल्कुल नहीं डरा। उसने आराम से कहा कि मैजिक के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जो वह न जानता हो, और वह हमले से बचते हुए आगे बढ़ा। और उसने प्रोफेसर को दिखाने का फैसला किया कि फायर मैजिक का असली इस्तेमाल कैसे होता है। लियोन ने क्रिम्सन फ्लेम नाम का एक स्पेल चलाया। अपनी तरफ आती आग को देखकर किसुके डर गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह फायर मैजिक का सबसे बड़ा और ताकतवर रूप था। लेकिन लियोन ने उसे सही करते हुए कहा कि यह स्पेल तो बस एक आम लेवल का है। किसुके गुस्से से लाल हो गया। उसके बाद वह उस पर चिल्लाया कि उसे कमजोर समझना बंद करे। अपना डार्क मैजिक चालू करते हुए लियोन धीरे धीरे किसुके की तरफ बढ़ने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिन हजारों मॉन्स्टर्स को मारने की किसुके बातें कर रहा है, वे उन 1 लाख मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है जिन्हें लियोन ने अकेले हराया है। उसने किसुके का गला पकड़ लिया और उसकी माना खींचने लगा। अपनी ताकत छिनने पर किसुके दर्द से चिल्लाने लगा। उसने हिलने की कोशिश की, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार लियोन ने उसे हरा दिया और लूना इस जीत पर खुश होकर उसका हौसला बढ़ाने लगी। लियोन अभी रुका नहीं था।
किसुके को पकड़े हुए ही उसने पूछा कि क्या शिदू ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। जब किसुके खामोश रहा तो लियोन समझ गया कि हाँ, उसी ने दिया था। हाशिबा चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वह तो बस ऑर्डर्स मान रहा था और उसे उन सभी को खत्म करने को कहा गया था जो गेट्स को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर लियोन को सारी बात समझ आ गई। जो भी गेट्स बंद करेगा वह निशाना बनेगा। यह इस बात का पक्का सबूत था कि शिदू सच में बेलफार के साथ मिला हुआ है। फिर भी लियोन परेशान था क्योंकि शिदू ने मेजेस को ट्रेन करने के लिए खुद एक एकेडमी बनाई थी। लियोन को थोड़ा शक था, पर उसे पूरा यकीन हो गया कि शिदू ही बेलफार का चमचा है। उसे पता था कि अगर उसने हाशिबा को पुलिस के हवाले कर भी दिया तो वे शिदू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए उसने उसे कैद करके रखने का फैसला किया ताकि शिदू कोई गलती करे और पकड़ा जाए। लियोन डीमन किंग से जुड़े हर एक बंदे का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसी बीच शिदू अपने बॉस से मिल रहा था। घर के अंदर जाते ही उसकी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई जब उसने उस आदमी के सामने सिर झुकाया जो आराम से अपनी चेयर पर बैठकर ड्रिंक पी रहा था। बॉस ने जल्दी से रिपोर्ट मांगी और सब सुनने के बाद अच्छे काम के लिए शिदू की तारीफ की। फिर शिदू ने उस बात का जिक्र किया जो उसे परेशान कर रही थी। उसने बताया कि कैसे एक स्टूडेंट ने अचानक बहुत ही हैरान करने वाले रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि वह बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान बन गया हो। और उसने बताया कि लियोन सच में 4 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। शिदू ने अपने बॉस को तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि उसने उस लड़के को संभालने के लिए पहले ही एक हमलावर को भेज दिया है। लेकिन बॉस को इस बात में काफी दिलचस्पी हुई। He stood up to look out at the sky as a terrifying dark aura filled the room. बॉस को लगा कि यह स्टूडेंट आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। शिदू ने कहा कि उसका हमलावर इस काम को कर देगा, पर बॉस को शक था कि यह मिशन कामयाब होगा क्योंकि हाशिबा ने अभी तक कोई खबर नहीं दी थी। शिदू ने इस बात से इनकार किया। शिदू ने अपने आदमी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, पर कोई जवाब नहीं मिला। ये मानने से इनकार करते हुए कि हाशिबा हार गया है, वह सोचने लगा कि लियोन भला वह लड़ाई कैसे जीत सकता है। शिदू के बॉस ने फैसला किया कि अब उनके पास बचा हुआ एक ही रास्ता है कि वे स्टूडेंट्स को चारे की तरह इस्तेमाल करें। उसने अपने डेस्क पर रखा एक बॉक्स खोला, उसमें से एक रिंग निकाली और उसे शिदू को दे दिया और कहा कि अब वह एक्सपेरिमेंट के अगले हिस्से को शुरू कर सकता है। शिदू बहुत खुश हो गया। वह आखिरकार अगले स्टेज पर बढ़ रहे थे, जो कि मेजेस को एक साथ इकट्ठा करने की असली वजह थी। बॉस ने धीरे से कहा कि अब चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं और मजा बढ़ाने के लिए उसने फैसला किया कि वह अगले ही दिन ब्लैक गेट को खोल देगा। उस मीटिंग के बाद शिदू ने लियोन को अपने ऑफिस में बुलाया और पिछले बुरा बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने लियोन से कहा कि वह उसके इस बदले हुए बर्ताव पर ध्यान न दे और कहा कि उसने अपनी पर्सनल बातों को अलग रख दिया है। फिर शिदू ने हाल ही में खुल रहे गेट्स के बारे में बात की और लियोन से कहा कि वह मकोटो के साथ मिलकर उन्हें बंद करे। लियोन ने कहा कि इसका मतलब है कि उन्हें उन जगहों पर चक्कर लगाना होगा जहां हाल ही में गेट्स खुल रहे हैं। उसने इस काम को मान लिया और शिदू ने कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। फिर दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन लियोन को पता था कि वह आदमी कुछ गलत करने वाला है, इसलिए उसने तब तक उसका साथ देने का नाटक किया जब तक वह उसकी चाल समझ न जाए। जब उन्होंने हाथ मिलाया तभी एक काली एनर्जी चमकी, पर लियोन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऑफिस से निकलकर लियोन ने मिकोटो को छत पर बुलाया ताकि उसे सारी बात बता सके। उसने साफ कह दिया कि वे दोनों सीधा एक जाल में फंसने जा रहे हैं। उसने बताया कि यह उसी बात से जुड़ा है जिसके बारे में उसने पहले उसे पता लगाने को कहा था। लियोन ने कहा कि उसे नहीं पता कि शिदू को उस पर शक है या नहीं, पर उस आदमी के इरादे बिल्कुल गलत हैं। मिकोटो ने कहा कि उसे इस काम के लिए मना कर देना चाहिए था, पर उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वे गेट्स को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते। लियोन ने उसे शांत किया और कहा कि उसके पास एक प्लान है जिसमें सिर्फ वही शामिल होगा, इसलिए वह अकेले ही चक्कर लगाएगा। लेकिन मिकोटो ने उसे अकेले जाने से मना कर दिया और कहा कि वह चुपचाप बैठकर अपने देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। यह देखकर कि वह पीछे नहीं हटेगी, लियोन के पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह रात को निकलने के लिए तैयार हो गया और उसने मकोटो से पूछा कि क्या उसे गेट्स के अंदर के मॉन्स्टर्स से डर लगता है। मकोटो ने माना कि उसे डर लगता है, पर उसने बताया कि जब बुरी ताकतें दुनिया को नुकसान पहुंचा रही हों तो वह चुप नहीं बैठ सकती और इसी वजह से वह एक मेज बनी थी। लियोन को लगा कि वह बिल्कुल वैसे ही सोच रही है जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी में सोचता था जब वह डीमन किंग को हराने के लिए निकला था। मिकोटो ने कहा कि उसे पूरा यकीन है कि जब तक वह लियोन के साथ है उसके पास लड़ने की ताकत रहेगी। तभी अचानक मकोटो के ठीक पीछे एक ब्लैक गेट खुला और उसने उसे अपने अंदर खींच लिया। लियोन ब्लैक गेट के सामने हैरान खड़ा था। उसे उस गेट से आने वाली खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन वह एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। मकोटो को बचाना उसके लिए सबसे जरूरी था। इस बीच शिदू अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था। वह पागलों की तरह हंस रहा था और खुश था कि उसका प्लान बिल्कुल सही काम कर गया। इस ब्लैक गेट का बॉस एक बहुत ही ताकतवर और चालाक मॉन्स्टर था जो ज्यादा माना वाले मेजेस को खाता था और शिदू ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि लियोन उसे कैसे हराएगा। जैसे ही लियोन पोर्टल के अंदर कूदने वाला था, लूना ने उसे रोका और बताया कि यह गेट कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लूना अंदर उनका इंतजार कर रही बुराई को लेकर बहुत चिंतित थी। लियोन उसकी चिंता को समझता था क्योंकि गेट ठीक उसी जगह आया था जहां वह पेट्रोल कर रहे थे। उसे पक्का यकीन था कि यह शिदू का ही काम है। उसे लगा कि कहीं उसके दुश्मन का प्लान उन दोनों को अंदर फंसाने का तो नहीं था।
इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, पोर्टल से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। लियोन अंदर जाना चाहता था, लेकिन वह अपने सामने आते इन मॉन्स्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकता था। तभी अचानक कहीं से जादुई तीर आए और उन्होंने मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया। लियोन ने आसपास देखा और उसे नेरुजी दिखा। नेरुजी ने पूछा कि क्या चल रहा है, और लियोन ने जल्दी से बताया कि मकोटो ब्लैक गेट के अंदर फंसी हुई है। नरूसे हैरान रह गया। जब और मॉन्स्टर्स आगे बढ़ने लगे तो लियोन ने कहा कि उन्हें लड़ना होगा, लेकिन नरूसे ने उसे पोर्टल के अंदर जाने को कहा और बोला कि बाहर के मॉन्स्टर्स को वह खुद संभाल लेगा। लियोन ने उसे थैंक यू कहा और अंदर की तरफ भागा। नेरुजी ने खुद से माना कि मकोटो को बचाने के लिए लियोन ही सबसे सही इंसान है, और वह मॉन्स्टर्स पर अपने जादुई तीर चलाने लगा। जैसे ही लियोन गेट के अंदर गया, उसका सामना सीधा एक लावा ड्रैगन से हुआ, जो एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर था। बिना एक पल भी गंवाए उसने अपनी डार्क एनर्जी को चालू किया, एक तलवार बनाई और एक ही वार में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। उसके तुरंत बाद वहां और भी ड्रैगन्स आ गए और वह अपने मैजिक से उन्हें खत्म करने लगा। और ये सब शिदू अपने ऑफिस में स्क्रीन पर देख रहा था। थोड़ी